हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं गवर्नेंस की, लगभग वो सब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसमें चाहे गुड गवर्नेंस हो, सिटीजन चार्टर हो, गवर्नेंस का बेसिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें, सोशल ऑडिट, ई गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आज दोस्तों हम देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज है या जो सिविल सर्वेंट्स है, उनका डेमोक्रेसी में क्या रोल है। ठीक है दोस्तों। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें और आप सभी लेक्चर्स को टाइमली देख पाएँ। दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल से, हमारे ड्रीम कैंपस के नाम से जो चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इस लेक्चर के अलावा और भी सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पहले देखिए, ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस लेक्चर को पूरा देखिए, बने रहिए हमारे साथ। ये लेक्चर जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगा, बिलीव मी, ये आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमने लिए हैं जिसमें या तो वो किसी कोचिंग में पूछा गया है या पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर सिविल सर्वेंट्स, आल्सो इवेल्युएट द फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंपल्सरीली रिटायरिंग सर्विस ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर सच अ रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इस लेक्चर को देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द पब्लिक पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी डिमांड अ ब्यूरोक्रेसी लेस जनरलिस्ट इन नेचर। इस वर्ड पे आपको फोकस करना है इस क्वेश्चन में कि जो लेस जनरलिस्ट वर्ड है, ठीक है, इस पे फोकस करके आपको आंसर लिखना है। एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लिखने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर आप ये क्या नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमको डालने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, ए हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है ये कि जो इंटरेक्शन होता है मिनिस्टर्स के बीच में और सिविल सर्वेंट्स के बीच में, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, किसके लिए? गुड गवर्नेंस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। एट सिविल सर्विस मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में एक तरफ ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या फिर इस तरह से कह रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जो सिविल सर्विस करने का जो तरीका है, अप्रोच है, जो मीडियम है, मेथड है, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तीनों क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग आप करने की कोशिश कीजिएगा और जो भी आपको परेशानी समझ में आ रही है, जो भी आपको परेशानी दिख रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है वो उसका एवोल्यूशन हमारे यहाँ कैसे हुआ है। दोस्तों, एंशियंट पीरियड में अगर हम देखें तो मौर्यन पीरियड में भी एक अच्छा, इफेक्टिव और प्रभावी सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ था। इसका इसका जो नॉलेज है वो हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ये सब कोई जानता है। लेकिन मॉडर्न सिविल सर्विसेज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका क्रेडिट कॉर्नवालिस को जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, इन दोनों को अलग कर दिया था। ओके दोस्तों, तो इसी सिस्टम पे आज भी देखिए कि हमारे यहाँ दीवानी और कलेक्ट्रेट, दो तरह के कोर्ट चलते हैं, जिसमें एक कलेक्ट्रेट जो होता है वो रेवेन्यू से संबंधित होता है और जो दीवानी होता है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1853 आता है वो क्या करता है कि कंपटीशन को ओपन कर देता है, कि मतलब कि नाउ ऑनवर्ड्स बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ओके दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन की बात की गई कि एक एग्ज़ाम के थ्रू उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद 1854 में मैकाले का रिपोर्ट आता है, जिसमें सिविल सर्विसेज का कमीशन बनाया जाता है
कि सिविल सर्विसेज को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम होना चाहिए, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होना चाहिए, कौन कौन एलिजिबल होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें उस कमीशन ने रिकमेंड की। उसके बाद 1888 में अचिंसन कमीशन बनाया जाता है। उन्होंने क्या किया था कि जो सिविल सर्विसेज था उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला जो ग्रुप था वो इम्पीरियल ग्रुप था। इम्पीरियल जो ग्रुप था उसके जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी जो नियुक्ति होती थी, अपॉइंटमेंट होता था या फिर जो एग्ज़ाम आप कह लीजिए होता था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। उसके बाद जो अगला ग्रुप था वो था प्रोविंशियल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काफ़ी ऑटोनॉमी जो थी वो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल यहाँ में इंडिया में थे उनके ऊपर डिपेंड था। वो उसके लिए उत्तरदायी थे, वो उसका एग्ज़ाम करवाते थे, अपॉइंटमेंट करवाते थे, जो भी काम करना होता था वो लोग करते थे। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप था वो सबऑर्डिनेट ग्रुप था। सबऑर्डिनेट का मतलब कि जो हमारे यहाँ इस समय लोअर कोर्ट होता है, आप उसकी बात कर लीजिए, तो उसके लिए जो नियुक्ति होती थी वो होता था सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अचिंसन कमेटी 1886 में आया था, इन्होंने सिविल सर्विसेज को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। उसके बाद 1919 का एक्ट आता है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने की बात कही जाती है। फिर उसके बाद 1926 में जो ली कमीशन बनाया गया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक पब्लिक सेक्टर कमीशन का गठन किया जाए और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है जिसमें एक फेडरल, ठीक है दोस्तों, एक फेडरल और उसके साथ साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कमीशन की गठन की बात कही गई और इसी एक्ट के तहत आज जो हमारा यूपीएससी है या फिर स्टेट पीएससी है उनका गठन किया गया है। तो अब देखते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है सिविल सर्वेंट्स का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। इनका सबसे पहला रोल हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव रोल, मतलब ये बेसिक रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो कौन कौन से रोल हैं। उसमें सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट विदाउट सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इफेक्टिव, दे कैन नॉट वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्वेंट्स। ठीक है दोस्तों, जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्कीम बनाए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का अल्टीमेट भार होता है वो किसके ऊपर होता है, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ही होता है। फिर उसके बाद एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, हमने डिस्कस कर लिया इसको। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फार्मूलेशन, हायर लेवल के जो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो किसी, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई डीएम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने एरिया में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उनको बुला करके कंसल्ट किया जाता है और कंसल्ट करके फिर पॉलिसी बनाई जाती है। उसके बाद प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी। दोस्तों जो हमारा पॉलिटिकल क्षेत्र है, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है या फिर जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल में रिटायर होती है, लेकिन जो हमारा सिविल सर्विसेज का मैकेनिज़्म है ये एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो आप लंबे समय तक रहते हैं और उसके साथ साथ आपके रिटायरमेंट के पहले ही दूसरा रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है ताकि जो सर्विस की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। अगला जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो सिविल सर्वेंट रोल अदा करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं हमारे देश के पास उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अल्टीमेट भार होता है वो सिविल सर्वेंट के ऊपर ही होता है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये कैपेसिटी डेवलपमेंट, 2 तरह का कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है। एक तो गवर्नेंस का कैपेसिटी डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी मेकिंग, थ्रू द डिसीजन मेकिंग, थ्रू द इफेक्टिव करेक्टिव एक्शंस, और दूसरी तरफ जो आम जनता होती है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू द प्रोवाइडिंग गुड एंड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके वो दोनों तरफ का कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं, एक तरफ गवर्नेंस का और दूसरी तरफ आम जनता का। ठीक है दोस्तों, अगला जो है सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली आप पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए, अगर हमको हमारी सोसाइटी को सिक्योर करना है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से, तो हमारे पास पुलिस है और मिलिट्री है, अदर जो डिफेंस चीज़ें हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब हमारा जो सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे इन्वायरमेंट का क्या हार्म हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब जो भार होता है वो किसके ऊपर होता है, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है। ठीक है, अगला जो है वो अदर रोल्स में हम देखते हैं कि डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नेशनहुड। ऑब्वियसली देखिए जो आप जब आईएएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको कैडर मिलता है,
पता चला कि यूपी वाला केरल में कर रहा है, केरल वाला बिहार में कर रहा है, बिहार वाला अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है। तो इससे एक नेशनहुड का सेंस डेवलपमेंट होता है लोगों के अंदर, कि उनको ये समझ में आता है कि चाहे हम केरल में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे बिहार में ड्यूटी कर रहे हो, या फिर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हो, हम ड्यूटी किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड क्राइसिस। जो जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई कैलेमिटी आती है, तो उसमें जो फ्रंट रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निभाया जाता है, और उसमें जो लोग काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें जो आम जनता है उनको तो सरकार ने कह दिया कि भाई स्टे होम स्टे सेफ, घर में बैठो, वहीं पे अपना टीवी देखो, जो भी करना है करो, रामायण देखो, महाभारत देखो। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है दोस्तों। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, एसडीएम है, ये सब क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जा करके काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है कैलेमिटी और क्राइसिस के टाइम पे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, ऑब्वियसली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं ये सब करते हैं। उसके बाद असिस्टिंग मिनिस्टर्स इन फुलफिलिंग दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और उसकी कंस्टिट्यूएंसी में क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या कंडीशन है, सूखा है, बाढ़ है, कोई भी स्थिति है, उस सब चीज़ों से कौन अवगत करवाता है? ये सिविल सर्वेंट ही अवगत करवाता है। और जब तक वो अवगत नहीं होंगे तब तक वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी का वो केयर करें, देखभाल करें, वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इसको फुलफिल करने में उनकी मदद करते हैं। उसके बाद हैंडलिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग एंड इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वही उसकी कमियों को जान सकता है, वही उसके ड्रॉबैक और फॉल्ट्स को जान सकता है, और वही उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों। तो हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही करते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट ही करते हैं। ओके दोस्तों। इशूज विद सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब देखते हैं कि आखिर में हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द आवर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज नॉट अकाउंटेबल। उत्तरदायी कम है, जवाबदेहिता कम है। आप इसको ग्राउंड लेवल पे जानते समझते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आउटडेटेड लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं किसी काम करने के लिए कि जो आउटडेटेड हो गए हैं। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और वो जो लॉज, रूल, प्रोसीजर बनाए गए हैं वो ब्रिटिश एरा में बनाए गए हैं, तो आज हमारे लिए काम के नहीं है, अननेसेसरीली हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो है हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज द की रोड ब्लॉक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? बहुत सारा पावर एक ही व्यक्ति या एक ही अथॉरिटी या एक ही बॉडी को दे दिया गया है। इससे क्या होता है कि उनकी मनमानी मनमानी ढंग से वो अपना काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सिविल सर्वेंट है या जो सिविल सर्विसेज है उसमें किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल सीधा सीधा आप बोल दें कि जो डीएम है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद पुअर वर्क कल्चर एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म कैसे है कि आप ऑफिस में गए, कुर्सी लगा के बैठे हैं, एसी चल रही है, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप केयर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल वर्क कल्चर नहीं होता है। इसको एक पुअर वर्क कल्चर बोला जाता है। उसके बाद निगेटिव पावर ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड करप्शन। आप अपनी अथॉरिटी का एब्यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। आप उसको अपने गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अगला जो है जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। देखिए एक ये इशू है, इसी इशू में है लेटरल एंट्री का भी हम आगे चल के देखेंगे, और जो कि हम एस्पिरेंट्स लोग के लिए थोड़ा सा कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ ये तो क्लियर है कि जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देता है वो जर्नलिस्ट हो जाता है, उसको हिस्ट्री भी पता है, पॉलिटी भी पता है, ज्योग्राफी भी पता है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ने हैं। तो इससे क्या होता है, उसके बाद एक ऑप्शनल लेता है तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या करता है कि वो प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता है, एक ट्रेंड पकड़ता है और पढ़ के जाता है और सॉल्व करके चला आता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक्सपर्ट नहीं हो पाता किसी भी फील्ड में। जब उसको 25 चीज़ें दे दी जाती हैं तो 25 चीज़ों में थोड़ा 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 जान लेता है, लेकिन एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में नहीं हो पाता है। तो जो एक जर्नलिस्ट व्यू ऑफ सिविल सर्विसेज है वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों। अगला जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। हमने देखा कि कोई भी नेता आ जाते हैं वो अपना काम करवाने के लिए और वो इंटरफियर करते हैं अननेसेसरली, जो भी उनका काम है
सिविल सर्वेंट्स का, उसमें उनको देखना पड़ता है कि हमारे कंस्टिट्यूंसी का जो एमपी है, एमएलए है, उसका क्या मानना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि हाउ दीज इशूज कन्फ्लिक्ट्स विद द डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी विदाउट सिविल सर्विसेज कैन नॉट रन, बट विदाउट सिविल सर्वेंट्स डेमोक्रेसी कैन आल्सो बी नॉट रन। ठीक है, तो इन दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ का सिविल सर्विसेज का मैकेनिज्म है, जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, वर्क कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, जो मिशन है, विजन है, उससे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट करते हैं, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले, रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कम्बरसम प्रोसीजर। जो हमारे सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा रिजिड है और कम्बरसम प्रोसेस है, मतलब कि बहुत बोझिल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो कि एक डेमोक्रेसी के मिशन और विजन के डायरेक्ट अपोजिट है। ठीक है, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पे जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए और इजी प्रोसेस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। लेकिन जो हमारा सिविल सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा रिजिड है और उसके जो प्रोसीजर है जो कि कम्बरसम है। ठीक है, जो कि अगेंस्ट द विजन एंड मिशन ऑफ द डेमोक्रेसी है। अगला है एलिटिस्ट, अथॉरिटेरियन एंड कंजर्वेटिव आउटलुक। देखिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सिविल सर्वेंट्स है, उसका जो एक कैटेगरी है सोसाइटी में, उसको हम एलिटिस्ट मतलब इलाइट सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो आउटलुक है, जो सोचने समझने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। तो ये भी एक हमारे यहाँ इशू है कि जो कि डेमोक्रेसी से कन्फ्लिक्ट करता है। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज डिफिकल्टी टू कोप विद द अनसर्टेनिटी एंड चेंज। ठीक है, ये वापस से वही चीज़ है कि जो अनसर्टेनिटी है, कोई भी किसी भी काम को करने में कोई सर्टेनिटी नहीं है, और उसके बाद वो चेंज को लेकर के बहुत ही कॉशियस है, मतलब अपने अंदर वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को आपको उसको अच्छी तरह से प्रभावी बनाना है, डेमोक्रेसी को ओपन डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है, तो आपको रिजिडिटी नहीं चाहिए, आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं सिविल सर्विसेज के साथ या फिर जो डेमोक्रेसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इशू था, वो था अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम सिविल सर्विसेज में कैसे अकाउंटेबिलिटी ले आ सकते हैं, इसके लिए सेकंड ARC ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, जो हम एक एक करके देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिसमें 2 बार रिव्यू हो। एक रिव्यू जो है आपके अपॉइंटमेंट के 14 साल के बाद हो, और दूसरा जो हो वो 20 साल के बाद हो। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो भी सिविल सर्विसेज में जाएगा, उसके सामने एक चैलेंज होगा कि हमको तो पहली बात तो कि पहले 14 साल तक हमको अच्छे से काम करना है, तब हमारा फर्स्ट रिव्यू होगा। दूसरा कि उसको 20 साल तक काम करना होगा, ताकि उसको पता है कि जो 20 साल के बाद जो दूसरा रिव्यू होगा, उसमें भी उसके टेन्योर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद सेकंड ARC ने कहा कि अगर सेकंड रिव्यू में आप अनफिट पाए जाते हैं, जो भी आपको ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो अप्रेजल होना चाहिए, ठीक है, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए और जो अप्रेजल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि 20 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जाए, और जो अप्रेजल होना चाहिए वो जो पिछले 2 रिव्यूज हुए हैं, जो 2 आपके लिए कंडक्ट कराए गए हैं रिव्यू, उसके बेस पे आपका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस वुड डिपेंड अपॉन द आउटकम ऑफ इंटेंसिव परफॉर्मेंस रिव्यू। आपका जो भी कंटिन्यूएशन है सर्विस की, अगर आपका सर्विस कंटिन्यू करना है, तो जो भी परफॉर्मेंस रिव्यू में आपका आउटकम आया है, उसके बेस पे करना चाहिए। अगला है परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके लिए मेरिट बेस्ड प्रमोशन। देखिए, प्रमोशन को लेकर के रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, उसको हम करंट अफेयर्स क्लास में देखेंगे अच्छे से। सेकंड ARC का कहना है कि जो प्रमोशन होना चाहिए वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड ARC क्या कहता है, मेकिंग अप्रेजल मोर कंसल्टेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। जो अप्रेजल प्रोसेस है उसको कंसल्टेटिव बनाइए, मतलब ये कि जो अप्रेजल करने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचारों को शामिल कीजिए, तब जाके आपका जो अप्रेजल सिस्टम होगा वो कंसल्टेटिव होगा। उसके साथ साथ आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाइए,
लोगों को बताइए या अपने डिपार्टमेंट को बताइए या सरकार को बताइए कि अगर किसी का प्रमोशन किया जा रहा है तो वो किस बेसिस पे किया जा रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी ईयर बेस्ड, मतलब कि हर साल आपको अप्रेजल करना है, हर साल आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, असेस करना है। उसके बाद गाइडलाइंस नीड टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल रेटिंग। अगर किसी को 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार दिया जा रहा है उसके काम के लिए, तो वो किस पे होना चाहिए, एक गाइडलाइंस उसके लिए होनी चाहिए कि ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको रेटिंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट कीजिए जिससे कि एक क्या कहते हैं कि कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है दोस्तों। अभी क्या होता है कि एक फाइल घूमती है ऑफिस में और उसमें सबके व्यू लिए जाते हैं कि उस पर टिक करो, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा वैसा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी है वो ये सोचती है कि अगर हम लोअर अथॉरिटी वाले को, लोअर जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, अगर उनको हम अच्छी रेटिंग नहीं देंगे तो वो हमको नहीं देंगे। ठीक है। और फिर जो लोअर वाला है वो ये सोचता है कि अगर हम साहब को नहीं देंगे अच्छी रेटिंग तो साहब हमको प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये इसका एक जनरल गाइडलाइन होना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम कैसे असेस करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड एआरसी है वो सिविल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और भी कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स। ये देखिए, जो हम एथिक्स पढ़ते हैं उसमें कोड ऑफ एथिक्स जो है जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए नहीं होता है। ज़्यादातर जो एथिकल रूल्स और कोड्स हैं वो किसके लिए हैं, वो से पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हैं। लेकिन सेकंड एआरसी कहती है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो न केवल पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बल्कि मिनिस्टर्स के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड एआरसी कहती है एब्यूज ऑफ अथॉरिटी अनड्यूली फेवरिंग, ठीक है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी अनड्यूली फेवरिंग आर हार्मिंग समवन आर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जस्टिस। ठीक है। ये सब चार चीज़ें जो हैं, 3-4 चीज़ें, इनको क्या करना चाहिए, जो करप्शन एक्ट है 1988 का, उसके तहत इसको एक अफेंस घोषित कर देना चाहिए। ठीक है। शुड बी क्लासिफाइड एज करप्शन अफेंस इसको घोषित कर देना चाहिए अगर ये सब चीज़ें कोई भी पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो। अगला जो है लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में देनी चाहिए, इसका क्या इशू है अभी इसी लेक्चर में हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, सेकंड एआरसी का मानना ये है कि एक ऐसा नेशनल लेवल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाइए या फिर ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को आप मान्यता दीजिए जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करवाया जाए और उनकी ट्रेनिंग दी जाए। और आगे उन्होंने कहा कि इसी के बेस पे जो इसके डिग्री होल्डर्स हैं उनको एलिजिबल माना जाए, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए। जो बीटेक एमटेक एमबीए करके आ रहे हैं, बीएससी एमएससी करके आ रहे हैं, उनके लिए सिविल सर्विसेज को क्लोज कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों। अगला है एज शुड बी रिड्यूस्ड। हम लोगों के लिए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 30 साल में 32 साल में या क्वालिफाई ही करते हैं। ठीक है। तो शुरू ही लेट करते हैं प्रिपरेशन करना। ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये अजीब है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ओवरऑल जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए एज को रिड्यूस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए 22 साल या 23 साल या 24 साल में सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करके जाते हैं तो जो लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया जाता है, तो उस समय जो आपकी एज होती है उस एज में आपको आपके माइंड को सेव करना या ट्रांसफार्म करना बहुत ईजी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी तो आपका अनुभव बढ़ता है, आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो 32 साल में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो 24 साल में ट्रेनिंग ले रहा है, दोनों के एक्सेप्टेंस में, मतलब कि जो चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं उस दोनों के एक्सेप्टेंस में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। इसलिए सेकंड एआरसी ने कहा कि आप जो सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम में बैठने का जो एज है उसको आप रिड्यूस कीजिए। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू पीरियाडिक ट्रेनिंग, मतलब ये कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका पीरियाडिक ट्रेनिंग कीजिए और इसके थ्रू क्या होगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। इवन आगे उन्होंने बताया कि जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है उसको मिड कैरियर ट्रेनिंग भी बनाइए, मतलब कि बीच बीच में भी उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोटिवेटिंग सिविल सर्विसेज थ्रू द सेमिनार एंड अदर मेजर्स, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा आप स्टेप्स उठाइए, एफर्ट कीजिए कि उनकी ट्रेनिंग या फिर उनको मोटिवेट किया जा सके, किसके प्रति, उनके ड्यूटीज़ के प्रति। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अदर जनरल वे फॉरवर्ड्स, अगर सेकंड एआरसी ने जो रिकमेंड किया उसके अलावा भी अगर आपको कोई वे फॉरवर्ड लिखना है तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला, कंपटीशन एंड स्पेशलिस्ट नॉलेज फॉर सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स। देखिए, लेटरल एंट्री का मुद्दा यहीं से है
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हायर लेवल पे पॉलिसीज़ बनाने के लिए कि आपको जर्नलिस्ट नहीं, आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हायर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट होने हैं उसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों को सेलेक्ट कीजिए और इसका एक प्रोसीजर बनाइए, और वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट जो हो रहा है उसको कम्पिटिटिव बनाइए, रैंडम आप अपॉइंटमेंट मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये एक वे फॉरवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा इफेक्टिव डिसिप्लिनरी रेजीम, मतलब ये कि देखिए कोई भी सर्विस होती है, कोई भी जॉब होता है, तो एक उसका एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। आपको एक लिमिटेशंस होती हैं, आपको इस लिमिट में काम करना है, आपको ऐसे ऐसे अपनी अथॉरिटी का यूज करना है, आपको इस तरह से अपनी पावर का यूज करना है। तो इसका एक इफेक्टिव मेथड होना चाहिए, एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रीमलाइन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी आउटडेटेड रूल्स प्रोसीजर्स हैं उनको जो है उसमें जो भी सुधार करना है या फिर जिसको डिलीट करना है, जिसको रिमूव करना है, उसको हटाइए और उसको स्ट्रीमलाइन कीजिए आज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार। अगला प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, जो नॉन कोर सेक्टर के सर्विसेज हैं उसको प्राइवेटाइज कीजिए अननेसेसरली, उस पर पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रिसोर्सेज और पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, ये सब उस पर वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा ये होगा कि उन सब चीज़ों के लिए आप प्राइवेट लोगों को इंक्लूड कीजिए। उसके बाद एडाप्शन ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस, इसको हम देख चुके हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आप जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफ़र मत कीजिए, एक टेन्योर का उनको स्टेबिलिटी दीजिए ताकि वो किसी भी जगह पर अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर रुक कर कुछ दिन उसके स्थिति को समझें और काम करें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल जो इंटरफियरेंस है उसको कम कीजिए, ठीक है। अगला जो है हमारा जो मुद्दा है वो है लेटरल एंट्री का, ठीक है। सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री काफ़ी दिन से चल रही है, चर्चा में है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड टॉपिक हो गया है, तो हमको नहीं लगता कि अगले आने वाले एग्जाम, हाँ स्टेट PSC में हो सकता है पूछ ले, लेकिन UPSC में मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हाँ लेकिन ये है कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लेटरल एंट्री क्या है। देखिए यहाँ पे हमने IAS IPS IRS को भी इंक्लूड किया है, लेकिन ज़्यादातर जो लेटरल एंट्री की बात हो रही है वो हायर लेवल पे हो रही है, मतलब कि सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है। अगर आपको सेक्रेटरी बनना है, IAS बनना है, तो आपके पास क्या रास्ते हैं। एक जनरल व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, उसके पास ऑप्शन है कि वो रेगुलर रिक्रूटमेंट में बैठे, एग्ज़ाम दे, क्वालिफाई करे और IAS बन जाए या सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाए। दूसरा है कि एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करे, किसके बेस पे एक सर्च कमेटी बनाए, उनके रिकमेंडेशन पे उसको जो है सेलेक्ट करे। तो ये जो दूसरा वाला हमारा मेथड है, ये वाला जो मेथड है गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है, इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। मतलब कि जो मेन रेगुलर रिक्रूटमेंट है एग्जामिनेशन के थ्रू, उससे ना होकर के बगल से किसी को आप सिविल सर्विसेज में ले आइए, इसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर डेफिनीशन क्या हो सकता है, ठीक है। It refers to induction of eligible candidates into bureaucracy by bypassing the regular mode at a higher level of its hierarchical structure। देखिए दोस्तों, वही चीज़ हमने बताया कि जो रेगुलर हमारा रिक्रूटमेंट है उसको हम बाईपास कर दें और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर लेवल पर हम क्या करें, अपॉइंट करें, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, किसको, एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ये नहीं कि रैंडमली आप किसी को भी वहाँ पे अपॉइंट कर दीजिए। आपको जिस सेक्टर में ज़रूरत है, जिस क्षेत्र में ज़रूरत है, उसी क्षेत्र के एक्सपर्ट को आप इन्वाइट कीजिए, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कीजिए, वहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन रखिए और उसमें जो मेरिटोरियस साबित हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए या अपॉइंट कीजिए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि जो लेटरल एंट्री है उसकी हमको ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा सिविल सर्विसेज का इस समय का प्रोसीजर है उसमें जो ऑफिसर्स हैं उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स हैं। उसके बाद दूसरा है स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि बहुत सारा मुद्दा ऐसा है, विषय ऐसा है जहाँ पे हमको जर्नलिस्ट की नहीं एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे में हमको लेटरल एंट्री आवश्यक होती है, ठीक है। उसके बाद बर्डन ऑन एक्सचेकर। आप देखिए जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें सबसे पहले कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कराओ, मेंस का एग्ज़ाम कराओ, इंटरव्यू करवाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो, ठीक है। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का। लेकिन जो लेटरल एंट्री होती है उसमें एक्सपर्ट ऑलरेडी सब कुछ जानता है, बस उनको अपॉइंट करना होता है और उसके बाद उनको सैलरी देनी होती है। हालांकि सैलरी यहाँ पे भी देनी होती है, सैलरी वहाँ पे भी देनी होती है, लेकिन जो सैलरी देने के पहले, सिविल सर्वेंट को तैयार करने के सैलरी देने के पहले जो पैसे खर्च होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है, जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, उसको बचाया जा सकता है।
अगला है कंपटीशन। अगर मान लीजिए कि आपको आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट करना है तो आप रिलायंस वाले को बुलाइए, वोडाफोन वाले को बुलाइए, ठीक है दोस्तों। अगर कम्युनिकेशन में आपको और एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो आप प्राइवेट सेक्टर से बुलाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक लैटरल एंट्री में भी एक हेल्दी कंपटीशन होगा और आपको बेस्ट एक्सपर्ट मिल पाएगा। उसके बाद इंसेंटिव टू इनोवेशंस। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में इनोवेशन करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए वो नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए मेथड्स लेके आते हैं। तो जो इनोवेशन करेंगे, जो नई चीज़ें खोजते हैं, अगर उनको ये होगा कि अगर हम इस तरह के काम करते हैं, कोई भी नया मेथड इनोवेट करते हैं, तो उससे बाद में हमको क्या होगा कि गवर्नमेंट से भी हो सकता है कि ऑफ़र मिले। तो इससे वो क्या होगा कि अपने इनोवेशंस को लेकर के और ज़्यादा सिंसियर होंगे और ज़्यादा उस पर एफर्ट डालेंगे, ठीक है, ताकि उनको लगेगा कि उनको बाद में हो सकता है इसका इंसेंटिव मिले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो लेटरल एंट्री है उसके इशूज़ क्या क्या हैं। पहला, बाईपासिंग यूपीएससी। यूपीएससी को बाईपास करना पड़ेगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है वो यूपीएससी को लेकर के है। दूसरा है नॉट एन पैनेसिया फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। देखिए लेटरल एंट्री जो है वो सभी प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का, सभी इशूज़ का रामबाण इलाज नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला जो है ओपन डोर टू प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट में अगर प्राइवेट व्यक्ति ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा कि वो लाभ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, सोशल वेलफेयर के प्रति कम अट्रैक्ट होगा। जबकि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो मेन मोटिव होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, वो सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो लेटरल एंट्री के थ्रू प्राइवेट लोगों के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। उसके बाद ऑफर्स नॉट मच ल्यूक्रेटिव। अभी तक के जो भी लेटरल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें जो ऑफ़र करती है गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट गारंटीड इन द अपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने चहेते लोगों को एक्सपर्ट बना करके अपॉइंट कर देगी और इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो खतरे में आ जाएगी, उसके सामने एक चैलेंज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है लेटरल एंट्री को लेकर के, तो सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया कि द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मेक इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो संस्थागत होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। पीएससी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कि सेकंड एआरसी का मानना ये है कि जो पब्लिक सेक्टर्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपना फोकस एक्सटर्नल अफेयर्स पे रखे और एनआरआईज को भी फॉरेन सर्विस के लिए रिक्रूट करे, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू लेटरल एंट्री द मेथड ऑफ सिविल सर्विस ट्रेनिंग आल्सो नीड्स टू बी रिवाइम्ड। दोस्तों उन्होंने बताया कि जो लेटरल एंट्री का मुद्दा है हम उसको अपोज नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रेगुलर सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका जो ट्रेनिंग का मेथड है उसको रिवाइम्प करने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, आगे जो लेक्चर है उसमें हम जुडिशियल, लीगल और पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बस यही 3 लेक्चर और बच रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अभी तक हमने जितने भी गवर्नेंस का फंडामेंटल टॉपिक्स है उसको हम कवर कर चुके हैं। अब ये जो करंट की चीज़ें हैं कि लीगल, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बस यही 3 लेक्चर और बच रहे हैं, उसके बाद हमारा गवर्नेंस का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से वीडियोज़ को देख करके, लेक्चर्स को देख करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। उसके साथ साथ इसके जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके आप एक अच्छे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे इस समय ईपीएफओ के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रीजनिंग चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।